Jai Hind everyone. So this is the first class of subject specific for information operation और इसमें हम लोग शुरू करेंगे ऐसे टॉपिक से जिससे कि क्या है हमारा इस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जितने टॉपिक्स हैं ना उनके प्रति इंटरेस्ट बढ़े पहले। बाकी टॉपिक जो है अगर मैं उनसे स्टार्ट करूंगा ना तो थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा। इस टॉपिक में क्या है क्योंकि देखो ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे मोस्ट ऑफ द लोग कनेक्ट कर पाते हैं, उससे मोस्ट ऑफ द लोग रिलेट कर पाते हैं। और इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन मेरे से जो पूछा गया था और मतलब मेरे बैच के जितने लड़कों से पूछा गया था उस दिन, वो मोस्टली इसी इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया था। तो इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छी खासी है क्योंकि रियल लाइफ में इस चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी है एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ठीक है, तो द डिजिटल बैटल फील्ड, देखो हमारी बैटल फील्ड जो हमारे वॉर्स के तरीके होते हैं, कितने टाइप्स के वॉर होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कन्वेंशनल वॉर जिसमें हम लोग गोला बारूद इन सबसे लड़ते हैं। ठीक है, फिर साइबर वॉरफेयर जिसमें हम लोग आईटी कंप्यूटर की मदद से इधर उधर हैकिंग वगैरह करते हैं और उसकी मदद से लड़ते हैं, मालवेयर भेजते हैं अपोजिट कंट्री में या जिसके हमारे थ्रेट है जिससे हमको, या हमारा जो एनिमी कंट्री है उसको। ठीक है, और होता है फिर स्पेस वॉरफेयर जहाँ पे हम उनके सैटेलाइट्स को डैमेज करते हैं और क्या बोलते हैं जो उनके इंपॉर्टेंट एसेट हैं सैटेलाइट वाले उनको जैम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि वॉरफेयर डिफाइंड है। वाटर वॉरफेयर होगा, एयर वॉरफेयर होगा, ठीक है, लैंड वॉरफेयर है जिसको कन्वेंशनली बोलते हैं बेसिकली। तो कुछ इस तरीके से है। उसी में एक पार्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। तो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि जानते हो क्या कि आजकल क्या है हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है। ठीक है, और जैसे जैसे डिजिटल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं उसमें रखा हुआ हमारा इंफॉर्मेशन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो अगर उस चीज़ को समझ गया, उसको मैनिपुलेट करना जान गया, तो जानते हो उसका वो बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा के और बहुत सारे चीज़ें वो करवा सकता है या कुछ हमको पोटेंशियल हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे द डिजिटल बैटल फील्ड, जो हमारी डिजिटल बैटल फील्ड है, जो युद्ध का मैदान है डिजिटल एरिया में। ठीक है, आज हम उसकी बात करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजी एंड एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जैसे टेबल अगर एटिकेट्स बोला जाए ना, जिनको बोला जाता है कि टेबल एटिकेट्स, जैसे कि टेबल पे बैठ के खाना, मैनर्स जिसको मैनर्स बोल सकते हैं, कि हमारे मैनर्स कैसे हैं, हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए अगर हम एक किसी भी इंफॉर्मेशन से डील कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, देखो अभी इसका अगर ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग थ्रेट को समझेंगे कि थ्रेट कैसे है, हमको क्या क्या उसमें साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज होती हैं, कैसे हमको पोटेंशियल अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैसे करी जाती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। सेकंड में हम पढ़ेंगे कि जो टारगेट ऑडियंस प्रोफाइलिंग होती है उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा जो पर्टिकुलर इंटरव्यू में क्वेश्चन था वो भी इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से मुझसे पूछा गया था, ऑल दो सिचुएशन के फॉर्म में पूछा था। ठीक है, वो हम इंटरव्यू वाला जब पार्ट करेंगे उस टाइम पे हम लोग क्लियर कर देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफेंस एंड जो एथिकल गाइडलाइंस है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इकोसिस्टम को बनाने में, उस एथिक्स को मेंटेन करने में, वो कैसे होगी। ठीक है, तो हम लोग थर्ड में अपना डिफेंस करेंगे, अपना डिफेंस फ्रॉम द अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जो हमको पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनसे हम अपना डिफेंस सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा असेसमेंट, मतलब कि बेसिक अपना जो नॉलेज चेक करेंगे कि हमको कितना याद हुआ और कैसे हम लोग आगे क्वेश्चंस आते हैं उन पे डील करेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। पहले हम समझेंगे जो कोर कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। ठीक है, सो उसके बारे में हम समझेंगे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता क्या है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे लड़ा जाता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कौन कौन इन्वॉल्व है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की अगर डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पे दे रखी है वो कि क्या, द स्ट्रेटेजिक यूज, स्ट्रेटेजिक यूज मतलब अपने स्ट्रेटेजी में उसको यूज करना। ठीक है, अपने एक प्लानिंग का हिस्सा बनाना उसको। द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉल्स इंफॉर्मेशन ही हमारे लिए एक थ्रेट है, इवन ट्रू इंफॉर्मेशन को भी हम लोग एज अ थ्रेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हम लोग अभी आगे देखते जाएंगे। तो द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन आइदर ट्रू और फॉल्स टू गेन एडवांटेज ओवर आर अपोनेंट्स।
ठीक है। तो गेन एडवांटेज ओवर अपोनेंट्स। तो होता क्या है, हमको इंफॉर्मेशन को यूज करके, उनका स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज करके अपने अपने अपोनेंट्स के ऊपर एडवांटेज हासिल करना, यही इसका क्या होता है, डेफिनेशन है। फिर इसके एक्टर्स कौन कौन है। एक्टर मतलब बेसिकली इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लड़ता कौन है। जैसे ग्राउंड पे कन्वेंशनल वॉरफेयर में सोल्जर्स लड़ते हैं, इसमें गवर्नमेंट लड़ती है, ऑर्गेनाइजेशंस लड़ते हैं, इवन हम एज अ इंडिविजुअल भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कि वो कैसे। फिर इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब इसका बेसिक एम क्या है। इसका बेसिक एम होता है टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन। मतलब कि कोई भी पब्लिक ओपिनियन है उसको क्या करना, मैनिपुलेट करना, उसको क्या करना, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल पाना उसके ऊपर। फिर डिस्टेबलाइज करना। डिस्टेबलाइज करना मतलब कि अच्छे खासे सिस्टम जो चल रहा हो उसको डिस्टेबलाइज कर दें। जैसे कोई गाड़ी, अगर कोई साइकिल अगर चल रही है और वो लड़खड़ा जाए तो उसको बोलते हैं डिस्टेबलाइजेशन। तो कोई भी सिस्टम अगर अच्छा खासा चल रहा है, प्रोडक्टिव है, तो उसको डिस्टेबलाइज करके अनप्रोडक्टिव बनाना। ठीक है। फिर इन्फ्लुएंस डिसीजंस। इन्फ्लुएंस डिसीजन मतलब मान के चलो गवर्नमेंट को एक अच्छा डिसीजन लेने जा रही होती है, और उसी में क्या होता है, जो हमारा अपोनेंट कंट्री है, जो एनिमी कंट्री है, वो क्या करे, किसी भी तरीके का, किसी भी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का यूज करके उस डिसीजन को अगर इन्फ्लुएंस कर पाए, तो वो भी इसी में आएगा हमारे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका आर्सेनल क्या है। अच्छा, आर्सेनल का मतलब क्या होता है। आर्सेनल मतलब जैसे हम लोग कन्वेंशनल वॉरफेयर में गोला बारूद और गन और टैंक्स वगैरह से लड़ते हैं, तो वो हमारे हथियार हैं, उसी को बोला जाता है आर्सेनल। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमारे आर्सेनल क्या होंगे। पहला साइबर अटैक्स, साइबर अटैक होगा। दूसरा स्प्रेडिंग डिस इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो जो गलत इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग स्प्रेड करेंगे। उसके बाद डेटा, जो हमारा डेटा है, जैसे जानते हो आजकल की डेटा सेंटर्स बने हुए हैं, उसमें हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर डेटा स्टोर होता है। अब क्या हो कि कोई कंपनी है जिसके पास तुम्हारा डेटा स्टोर्ड है उसकी डेटा सेंटर में, अब वो कंपनी क्या कर सकती है, अगर वो मतलब उसको किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस में आके अगर उसने तुम्हारा डेटा जो है उसको क्या किया, लीक कर दिया, या तुम्हारा डेटा जो है वो बेच दिया। ठीक है। तो उस वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही एक पार्ट है। फिर फेक न्यूज़ एंड सोशल मीडिया वॉर्स। जानते हो आजकल तो भाई इंस्टाग्राम पे और हर जगह तो फेक न्यूज़ का तो प्रचार ही है। ठीक है। तो फेक न्यूज़ से भी हमको बचना है। और जो सोशल मीडिया पे जो अदर बॉट्स आते हैं, जैसे कि जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तुम जानते होगे कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, उसमें भी कितना सारा जो पाकिस्तानी बॉट्स थे, जो पाकिस्तानी हैंडल्स थे, ट्विटर हैंडल्स थे, जो लोग उनको संभालते थे, वो क्या करते थे कि नेगेटिव कमेंट्स इंडिया के अगेंस्ट किसी भी यूट्यूब चैनल के कमेंट में डाल देंगे, किसी भी वीडियो के कमेंट में डाल देंगे, उसको मतलब हेट स्पीच जो था वो फैलाते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डार्क वेब ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। मतलब कि इंफॉर्मेशन तो है, बट उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जो जैसे हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर हमारा इंफॉर्मेशन डेटा सेंटर में स्टोर है तो उसको हम चाहे कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हमारे लिए प्रो की तरह काम कर रहा है, वो हमारे लिए फायदे की तरह काम कर रहा है। बट अगर उसका नुकसान देखें, उसके कॉन्स देखें, तो वो भी हैं। जैसे जो यहाँ पे 8 अनएथिकल प्रैक्टिसेस बताए हुए हैं, वो क्या बताती हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से मिस यूज किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले तो फेक न्यूज़ फैलाना। ठीक है। फेक न्यूज़ फैलाना भी इसी के अंडर आएगा कि जो लोग फैब्रिकेटेड स्टोरी, फैब्रिकेटेड मतलब अपने से मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, टू मिसलीड और प्रोवोक इमोशंस। मतलब हमारे इमोशंस को, हमारे जो माइंड है, हमारा जो क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड है, सब कुछ जो भी हमारे अंदर चल रहा है उसको मिसलीड करने के लिए जो फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाई जाती हैं, वो सर्कुलेट किससे होती हैं, इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू ही सर्कुलेट होती हैं। फिर डिस इंफॉर्मेशन, ये भी क्या है कि डेलिबरेटली शेयरिंग, मतलब कि वो जानबूझ के शेयर किया जाएगा टू मिसलीड और टू डिसीव। मतलब कि या तो तुमको मिसलीड करने के लिए या तो तुमको बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है। फिर साइबर प्रोपेगेंडा ही ऐसे। तो साइबर प्रोपेगेंडा क्या होता है। साइबर मतलब कि जो कंप्यूटर के थ्रू काम किए जाते हैं। प्रोपेगेंडा मतलब कि कोई भी ऐसी चीज, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट आर यूज्ड फॉर बाइस्ड एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एजेंडास। जैसे कि प्रोपेगेंडा क्या होता है मैं बताता हूँ। कोई भी जैसे मिसलीडिंग चीज बता रहे हो, कोई भी चीज ऐसी जो फैलाई जा रही हो, उसको ही प्रोपेगेंडा ही बोला जाता है। बस वो क्या होता है, वो बायस्ड होता है, मतलब किसी भी एक तरफ, एक जगह वो क्या होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है।
जैसे तुमने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनते थे कि पाकिस्तान फेक प्रोपोगंडा फैला रहा है, फेक ये फैला रहा है, फेक वो फैला रहा है, तो वो सब इसी के अंडर आता है। फिर डीप फेक आज के समय में बहुत ज़्यादा ही हानिकारक चीज बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एआई एडवांस करते जा रहा है, डीप फेक भी बढ़ते जा रहा है, उसके अनएथिकल यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। डीप फेक क्या होता है कि उसमें कोई भी एक एआई जनरेटेड वीडियो बना देगा या एआई जनरेटेड ऑडियो बना, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें एक इंडियन सोल्जर की वीडियो बनाते हुए पाकिस्तान ने अपलोड किया था, जिसमें वो इंडियन सोल्जर जो था वो मतलब उसको वो बता रहा था सबको कि मेरे को पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया है, इंडियन आर्मी हमारी हेल्प नहीं कर रही है। तो इस तरीके से क्या था, वो फेक प्रोपोगंडा फैलाने के लिए उसने डीप फेक का यूज किया था। इवन जो 8 रफेल उसने क्लेम कर रहा था कि गिराए हैं, पाकिस्तान क्लेम करता था कि हमने 8 रफेल इनके मार के गिराए हैं, इतने ये गिराए हैं, 5 रफेल गिराए हैं, जो भी गिराए थे, वो जो क्लेम कर रहा था, उनकी जो फेक इमेज सर्कुलेट हो रही थी ना, उसमें भी वो लोग डीप फेक से एडिट करके कोई पुराना एयरक्राफ्ट कभी क्रैश हुआ होगा हम लोगों का, जैसे MiG-21 वगैरह क्रैश होते ही रहते थे, तो उसी का कोई ना कोई एक फोटो लेके और उसको एडिट करके लगा दिया कि एक मलबा गिरा हुआ है, उसका एक विंग स्पैन को चेंज कर दिया या कुछ भी उनका चेंज करके, और फिर उसको फैला देते थे। तो इससे क्या होता है कि लोगों के माइंड में गलत चीजें भरती जाती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं PIB फैक्ट चेक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो फैक्ट चेक आता है, उसमें वो सारे जो फेक नैरेटिव्स हैं उनको काउंटर करके बताया जाता है कि ये फेक इन्फॉर्मेशन है या ये सही इन्फॉर्मेशन है। तो हमेशा हमको जो है वो गवर्नमेंट सोर्सेज पे रिलाई करना है, और हमको हमेशा गवर्नमेंट सोर्सेज को ही देख के आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रोल आर्मीज। अच्छा, ये ट्रोल आर्मीज मैं बताता हूँ इसको, मैं अलग भाषा में अगर बोलूँ तो मीम वॉरफेयर बोल सकते हो। मीम वॉरफेयर जैसे कि अभी अगर तुमने कभी देखा होगा कि अ, जो ट्रम्प जो क्या बोलते हैं अभी ईरान में उलझा हुआ है, तो ईरान के कुछ एक ट्विटर हैंडल्स वगैरह जो हैं वो भयंकर मीम्स शेयर कर रहे हैं कि मेरी चाबी खो गई तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलूंगा, ये है वो है। तो उससे क्या होता है कि ये चीज करी जाती है लोगों को हरास करने के लिए, उनको थ्रेट करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ अपने ग्रुप बना के रखेंगे और किसी भी एक पर्टिकुलर टारगेट को पकड़ के और उसको हैरास करेंगे, किसी भी एक चीज को पकड़ के उसको हैरास करेंगे। तो उससे क्या होता है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलती है, लोगों को परेशानियां होती हैं, और वही सारी चीजें जो अपने बेसिक हर किसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यूज होती है। फिर डेटा लीक, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा प्राइवेट डेटा है वो हमको ब्लैकमेल करने के लिए यूज हो सकता है, हमारे अगेंस्ट गेन लेने के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे अगर हमारा प्राइवेट डेटा किसी के पास है, ठीक है, कोई भी हो, चाहे हमारा अकाउंट नंबर हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो मतलब वो लोग यूज कर सकते हैं किसी और पर्पस के लिए, तो होगा क्या कि हम नहीं चाहेंगे कि उसका मिस यूज हो। तो उसके अगेंस्ट वो जो सामने वाला पार्टी है या बंदा है, जो इंडिविजुअल है, वो क्या कर सकता है, हमको ब्लैकमेल कर सकता है, हमारे से वो अनएथिकल काम करवा सकता है उसके बल पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हमको नुकसान कर देती है। फिर जैसे इलेक्शन मैनिपुलेशन, ये तो भाई बहुत बहुत जगह चलता रहता है, क्योंकि जहां जहां इलेक्शन होता है वहां वहां के लोगों को मिसलीडिंग वीडियोस, मिसलीडिंग फोटोज वगैरह सर्कुलेट करते हैं, फेक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं टू विन अ इलेक्शन और टू क्या बोलते हैं, मिसलीड द वोटर टर्नआउट्स। तो ठीक है, तो यही होता है इलेक्शन मैनिपुलेशन में। उसमें उसमें क्या होता है कि बस इलेक्शन जीतने के लिए या और कोई अपने अपोनेंट पार्टी को वोटर्स के सामने नीचा दिखाने के लिए ही फेक न्यूज सर्कुलेट करी जाती है। फिर बॉट इन्वेजन क्या होता है, जो ऑटोमेटेड अकाउंट होते हैं स्पैम करने के लिए और मास ओपिनियन का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे बॉट्स क्या करें, अगर एक साथ ही कोई एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को टारगेट करके अगर फेक न्यूज सर्कुलेट करने लगे, तो एल्गोरिदम तो सोचेगा कि ये रियल है और उसको क्या करेगा, और प्रमोट करता चला जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि इनिशियली तो बॉट्स ने शुरू किया, बट बाद में वो पब्लिक ओपिनियन में जाके मिक्स हो जाता है वो, क्योंकि भाई उन जो ये है क्या बोलते हैं, अपना एल्गोरिदम है, उसको नहीं मालूम है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सर्कुलेट ये बॉट्स स्पैम कर रहे हैं या रियल पब्लिक स्पैम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्या है, ये सारी चीजें वर्क करती हैं। और ये 8 अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ऑल्दो इनके अलावा भी बहुत सारी होंगी, बट हमारे काम की जो है वो यही 8 मिलजुल के हैं। फिर अब आते हैं साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स वाले पार्ट पे। ये क्या है, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से दो पार्ट हैं, एक पार्ट वन जिसमें हम लोग नैरेटिव को मैनिपुलेट करेंगे, और दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग मैनिपुलेट करेंगे इमोशन और कॉग्निशन को। ठीक है,
तो आगे देखते हैं। अब नरेटिव मतलब क्या होता है? नरेटिव मतलब कोई एक पिक्चर जो प्रेजेंट करना, हमारी बात को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं नरेटिव। अब जैसे कि नैरेटिव डिस्टॉर्ट कैसे किया जाता है? नैरेटिव डिस्टॉर्शन मतलब कि नैरेटिव को खराब करना, अपनी बात को खराब करना। जैसे अगर कोई एक बात अच्छी चल रही है, उसको खराब कैसे करते हैं? या कोई एक अच्छा प्रोग्रेस, कंट्री एक प्रोग्रेस कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चीज पे, तो उस चीज को खराब करना, उस चीज के अगेंस्ट कोई काम करना, वही आता है मैनिपुलेटिंग नैरेटिव्स में। जैसे कि अभी सबसे पहला एग्जांपल मैं ये वाला लेता हूँ, रूमर कैंपेन। अब हुआ क्या, जैसे ही ईरान और इसराइल का ये सब चला, तो लोगों में क्या पैनिक क्रिएट कर दिया गया कि फ्यूल बंद हो जाएंगे और गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने पैनिक में आके एक साथ बल्क में ऑर्डर कर दिया और लोग ब्लैक में खरीदने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि उनका जो, जिन्होंने भी ये फैलाया, जिनकी भी ये माइंडसेट था कि हम लोगों में पैनिक क्रिएट करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, ठीक है, उस वो चीज करी गई, एक नरेटिव बिल्ड किया गया कि ठीक है तुमको पेट्रोल नहीं मिलेगा, तुमको गैस सिलेंडर्स नहीं मिलेंगे। तो लोगों ने क्या किया, हड़बड़ी में आके, जल्दीबाजी में आके वो चीजें खरीद ली, और जिसको ब्लैक में मिला उसने ब्लैक में खरीद लिया, जिसने करप्शन में लिया है, किसी किसी ने बहुत सारा पैसा दे के एक साथ बल्क में अपने पास स्टॉक पाइल अप कर लिया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक जो नैरेटिव होता है ना, उसको मैनिपुलेट करके हमसे फायदा निकाला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, फॉल्स बैंक कोलैप्स रूमर। अगर किसी ने वो इंफॉर्मेशन फैला दी फेक कि भाई जो बैंक है ना, ये वाला पर्टिकुलर एक बैंक का नाम ले लिया और बोला कि ये मतलब कोलैप्स होने वाला है, इसके पास मतलब उतने फंड्स नहीं बचे, तो लोग क्या करेंगे, पैनिक में आके अपना पैसा वहां से निकाल लेंगे। और जैसे ही पैसा निकालेंगे, तो अगर वो बैंक नहीं भी डूब रहा होगा, बस थोड़े से अगर प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, तो वो बैंक सच में ही डूब जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ही पार्ट होते हैं। फिर साइबर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, बात सही समझ आ रहा होगा, साइबर मतलब कंप्यूटर का यूज हो रहा होगा, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके जो लोगों के अंदर है एक फियर, फियर स्प्रेड करना ग्लोबली, एनोनिमसली, इसको किया जाता है एनोनिमसली। एनोनिमसली मतलब कि हम अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए इस काम को किया जाता है, मतलब कि लोगों के अंदर डर बिठाया जाता है अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए एट अ वेरी लार्ज स्केल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्लैक प्रोपेगेंडा। ब्लैक प्रोपेगेंडा मतलब कि जो मिसलीडिंग मैसेजेस प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम द एनिमी। अब जैसे एक ये क्या बोलते हैं, अ, ये चीजें बहुत सारी चलती हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में एक केस आया था, वेस्ट बंगाल या शायद उधर ही साइड का था, कि हुआ क्या था, उसमें एक सोल्जर के घर पे उन्होंने चिट्ठी भेजी थी कि हम आपके पूरे परिवार को मार देंगे, और ऐसा ऐसा करके उन्होंने चिट्ठी भेजी हुई थी। तो वो क्या है, वो ब्लैक प्रोपेगेंडा ही है। वहां पे ये बताया जाता है कि ये मैसेज एनिमी की तरफ से है, और मिसलीड करने के लिए अलग अलग टाइप के मैसेज भेजे जाते हैं, गलत गलत इंफॉर्मेशन भेजी जाती हैं। फिर प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा जैसे मैंने बताया कि जो बायस्ड ओपिनियन होते हैं, जो इमोशनली चार्ज्ड होते हैं इंफॉर्मेशन से, ठीक है, टू प्रोमोट एन एजेंडा, मतलब किसी भी एक एजेंडा को उठाने के लिए उसको जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्टिव ट्रुथ। सिलेक्टिव ट्रुथ मतलब कि तुमको उतना ही सिलेक्टिव बताया जाएगा पोर्शन, जितना उस नैरेटिव को शेप देने के लिए काफी हो। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इतना बताऊं कि आलू आलू से सोना निकलेगा, ठीक है, तो ये चीज अगर मैंने बोल दी, तो क्या होगा कि मैं एक नैरेटिव सेट कर रहा हूं कि ठीक है आलू से सोना निकलेगा, बट मैंने इसके पीछे का भी ट्रुथ नहीं बताया। ये वर्ड्स किसके थे? ये वर्ड्स थे राहुल गांधी के। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या है, नैरेटिव सेट किए जाते हैं। और होगा क्या, अब जब ये वीडियो बन के आएगी, तो कई कई लोग क्या करेंगे, आलू से सोना निकालेंगे, वो वाला क्लिप को उठाएंगे और पर्टिकुलर बस आगे भेज देंगे। उन्होंने बाकी की क्लिप ली ही नहीं। या अगर इसका एक और एग्जांपल लें, जैसे अगर कोई वीडियो चल रही है या कोई लाइव सेशन चल रहा होता है कभी कभी जूम लेक्चर्स पे या कहीं पे, उस पे क्या होता है, अगर किसी ने कोई एक समझा रहा हो, कोई प्रीवियस इंसिडेंट बता रहा हो कि ऐसे ऐसे हुआ था, खराब चीज हुई थी, और लोग सिर्फ उतनी ही क्लिप डाल दे, तो लोगों को क्या लगेगा कि यार ये तो गलत चीज पढ़ा रहा है ये टीचर, ये तो गंदा चीज बता रहा है लोगों को, है ना, ये तो गलत चीज, मतलब बच्चों को गलत गाइडेंस दे रहा है। तो होता क्या है कि जो सिलेक्टिव चीजें दिखाई जाती हैं, सिर्फ सिलेक्टिव जो ट्रुथ बताया जाता है, वो भी बहुत हानिकारक है। कहते हैं ना कि झूठ तो खराब होता ही है, आधा सच उससे ज्यादा खराब होता है। इसीलिए क्या होता है, पूरा सच जानने की, उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश किया करो। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा फर्ज ये होना चाहिए कि हम लोग कोई भी सिलेक्टिव चीजों, इससे एक एग्जांपल मेरे को और याद आया।
आज ये बात बहुत पुरानी है, मतलब 5-6 साल हो गया इस बात को, कोरोना टाइम का है या शायद उससे पहले का है या उसके बाद का है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। एक केस हुआ था जिसमें दिल्ली का दरिंदा एक बंदे को मतलब घोषित कर दिया था। बाद में जब जाके पता चला कि कोर्ट कोर्ट में जब मैटर गया, बाद में पता चला कि उस बंदे की कोई गलती थी ही नहीं, लड़की ने झूठे झूठे आरोप लगाए थे उसके ऊपर। तो हुआ क्या, एट दैट टाइम सिर्फ सिलेक्टिव पर्टिकुलर चीज जो थी वो सर्कुलेट हुई कि लड़की को उसने ऐसा ऐसा बोला, बट उसके पीछे का रीजन किसी ने नहीं देखा। बाद में जब वो रीजन सामने आया तब पता चला कि गलती लड़के की थी नहीं, गलती तो लड़की की थी। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ट्रुथ सर्कुलेशन, और इसी से क्या किया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है। बाद में पता चलने से होगा ही क्या, जब तीन एक आध साल निकल गया, जब पता चला उस बात को, तब तक लड़की फॉरेन निकल गई थी। तो क्या होता है कि ये सारी चीजें ना सिलेक्टिव उसके अंदर आती है, ट्रुथ के अंदर। तो आई होप कि ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। लास्ट जो हमारा है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है, देखो ये पाकिस्तान बहुत यूज करता है। क्या करता है कि इंडियन आइडेंटिटी डाल के, इंडियन आइडेंटिटी कार्ड वगैरह डाल के किसी भी आतंकवादी के अंदर और भेज देगा उसको। और बाद में पता मतलब बाद में उसको अगर एलिमिनेट वगैरह किया गया, बाद में उसकी अगर आइडेंटिटी वगैरह चेक की गई पाकिस्तान के अंदर ही, तो वो बोलेंगे ये इसके पास से ये मिला हुआ है, क्या बोलते हैं, इंडियन आइडेंटिटी कार्ड मिला हुआ है, ये इंडियन आर्मी का सोल्जर है, ये है वो है। और वो फ्लैग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, या पाकिस्तान ने अपने ही किसी सिटी पे बॉम्ब गिरा लिया और बाद में बोला नहीं ये इंडिया के अटैक है, इंडिया ने किया है, मिसाइल मारा हुआ है, और फिर हम रिटेलिएट करेंगे, और फिर वो रिटेलिएट कर दे। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन का यूज करके अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, ट्रिकिंग द एनिमी बाय फेकिंग आइडेंटिटी टू जस्टिफाई रिटेलिएशन। मतलब कि अगर हमको रिटेलिएशन करना है किसी के भी अगेंस्ट, तो हम क्या करेंगे, एक फॉल्स फ्लैग अपने ही सिटी पे बॉम्ब गिरा लेंगे, या अपने ही किसी लोगों को मार देंगे, और बाद में बोलेंगे कि नहीं इसको किसी इंडियन ने मारा है, और किसी इंडियन साइड से मिसाइल आई है और यहाँ पे गिरी है। और फिर क्या करें, उसी के ऊपर रिटेलिएट कर दें, अपना रिटेलिएशन को जस्टिफाई करने के लिए, सॉरी। फिर साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स पार्ट 2। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ नैरेटिव कैसे सेट होता है उसको देखा, कि नैरेटिव सेट करके उसका यूज कैसे करना है वो देखा। अब हम किसको ट्रिगर करेंगे, अब हम ट्रिगर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे इमोशन और कॉग्निशन को। ठीक है, कॉग्निशन मतलब हमारे समझने की शक्ति। ठीक है, तो इमोशन, इमोशन तो भाई सबको पता होगा कि जैसे हमको गुस्सा आता है, हमको हंसी आती है, वो इमोशंस है हमारे। ठीक है, तो गैस लाइटिंग सबसे पहला क्या है, गैस लाइटिंग। अब गैस लाइटिंग को अगर पढ़ोगे कि प्रेजेंटिंग द फॉल्स नैरेटिव्स रिपीटेडली, प्रेजेंटिंग फॉल्स नैरेटिव रिपीटेडली टू मेक टारगेट्स डाउट देयर ओन मेमोरी एंड सैनिटी। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स नैरेटिव को इतनी बार सर्कुलेट किया जाएगा, इतनी बार तुम्हारे तक पहुंचाया जाएगा अलग अलग तरीके से, कि क्या होता है कि फिर हम अपनी थिंकिंग को वो सोचने लगते हैं कि यार कहीं मेरी इंफॉर्मेशन तो गलत नहीं थी, कहीं सच में तो ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के इतने रफेल्स गिरे हैं। बट एक्चुअली जब जाके देखोगे तो नहीं गिरे होते हैं वो। कहते हैं ना कि 100 बार एक ही झूठ को बोलो तो वो सच लगने लगता है। तो वही बात है कि बार बार एक ही झूठ को बोलोगे तो वो सच में ऐसा लगेगा कि वो सच लग रहा है, बट वो होता नहीं है। वो उस इफेक्ट को बोलते हैं गैस लाइटिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फियर अपील। फियर अपील का मतलब क्या होता है, फियर अपील में देखो वही सेम एग्जांपल सिलेंडर वाला, कि फियर, एक पैनिक क्रिएट किया गया, और जैसे ही पैनिक क्रिएट हुआ लोगों में एंजाइटी बढ़ी, लोगों में पैनिक बढ़ा, तो लोगों ने क्या किया, लॉजिक को बाईपास कर दिया। लोगों ने ये दिमाग नहीं लगाया कि हम लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें, गवर्नमेंट से जवाब मांगे, और क्या बोलते हैं इस फैक्ट को वेरीफाई करें, और तब जाके उस एक्शन में घुसे। वो फैक्ट और लॉजिक को लोग हटा के क्या करने लग गए, ब्लैक में सिलेंडर खरीदने लग गए, ज्यादा पैसे में वही सेम सिलेंडर खरीदने लग गए। बल्कि मैं बताऊं तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और 3 दिन के अंदर मेरे घर पे आ गया था। मैं इन नैरेटिव्स में नहीं पढ़ा, बट जो लोग पढ़े, जिनका नुकसान हुआ, उनके लिए तो नुकसान हुआ ना। तो ये चीज ना हो, इसीलिए लोगों में इनकी अवेयरनेस जगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों में इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन पे टाइमली एक्शन लेती है। जैसे जैसे गवर्नमेंट को पता चला कि से जो सिलेंडर डिलीवरी वाले हैं और ये सब ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके लोगों को ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं, जानबूझ के एक स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टोल फ्री नंबर्स रिलीज कर दिए कि आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। अब क्या होगा, वो गैस सिलेंडर जो डिलीवरी एजेंसी होगी वो भी क्या करेगी, वो एक डर में रहेगी कि अगर गवर्नमेंट के पास हमारा कंप्लेन चला गया तो हमारा टेंडर भी कैंसिल हो सकता है। तो यही एक कारण है कि गवर्नमेंट को इस चीज को लेके ना, जो फेक नैरेटिव, सॉरी, ये जो फेक मैसेज स्प्रेड करके एक पैनिक क्रिएट किया जाता है, फेक स्कैरसिटी की जाती है, उससे लोग ना घबराएं।
तो इसीलिए लोग, गवर्नमेंट क्या है, इस पे एक्टिवली काम करती है। फिर डिमोरलाइजेशन। भाई डिमोरलाइजेशन में क्या होता है कि दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उनको पहले ही डिमोरलाइज कर दो। जैसे कि अगर एक कंट्री है, उसने अपने फ्रंट्स पे बंदे भेजे हैं लड़ने के लिए। अब दूसरा कंट्री क्या है, उसने सिर्फ बंदे नहीं भेजे, उसने टैंक, असला बारूद सब लेके और शो करने लग गया, मतलब फायरिंग करने लग गया, आर्टिलरी बॉम्बिंग शेल, आर्टिलरी फायरिंग होने लग गई, बोफोर्स फायरिंग होने लग गए। तो होगा क्या कि जो सामने ट्रूप्स आए हैं उनको क्या लगेगा कि यार सामने वाले तो बहुत ज्यादा वो है, वो क्या हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे, उनके लड़ने की जो मोरल पावर होगी वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो एक फैक्टर होता है ना आर्मी में, मोटिवेशनल बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए क्या है, वॉर क्राई वगैरह बनाए गए हैं। वॉर क्राई ऐसी क्राई है कि अगर उसको चिल्ला दे जवान, तो क्या होता है कि पूरे ट्रूप्स में अगर एक साथ सब लोग चिल्ला रहे हैं तो वो जो अंदर का जोश होता है ना वो जग जाता है। तो वो क्या होता है, जो डिमोरलाइजेशन होता है उससे लड़ने में मदद करता है। तो फौज इसको ना बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है कि हमारा कोई भी सोल्जर, कोई भी ट्रूप क्या हो, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए कभी भी। फौज में अगर, सॉरी एक कॉल आ गया था। तो कभी भी फौज में अगर क्या हो कि डिमोरलाइजेशन बढ़ने लगे, जो ट्रूप्स है वो डिमोरलाइज होने लगे, तो उसके लिए भी एक आरटीजेसीओ की पोस्ट निकाली रहती है। आरटीजेसीओ क्या होता है कि मंदिर प्रोग्राम्स वगैरह में क्या होते हैं, या अगर मस्जिद के हैं जो मौलवी साहब हैं वो हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ट्रूप्स को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो आस्था में, जो भाई इंडियन कल्चर ये है कि लोग आस्था में बिलीव करते हैं। तो उससे क्या है कि उनको मोटिवेट करना बहुत ईजी होता है। जैसे आपने वॉर क्राई भी कैसे है, जय बजरंग बली, जय माँ काली, आयो गोर काली, है ना। तो वो सब क्या है, वो एक कनेक्शन बनाते हैं। वो एक ऐसा टूल है जिससे क्या है कि डिमोरलाइजेशन को बीट करते हैं आदमी लोग। कोई भी अपने डिमोरलाइजेशन को बीट कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए बस क्या है, हमको टूल्स अपने अपने अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे कि हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है डिमोरलाइज होने का। उस ट्रिगर पॉइंट को चैलेंज करने के लिए हमारे पास एक टूल है, तो बस हम डिमोरलाइज कभी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, एंकरिंग बायस एक्सप्लॉइटेशन। एंकरिंग बायस क्या होता है, देखो, एंकर मतलब जो शिप में लगा रहता है एंकर, उसी उसी से रिलेटेड ये वर्ड है। एंकर मतलब क्या होता है, जहां पे एंकर गिरता है वहीं शिप रुक जाती है। ठीक है, तो एंकर किस लिए होता है, ये जो एंकरिंग बायस है ना, ये बताता है कि अगर इसको सबसे ज्यादा दुकान वाले यूज करते हैं। जैसे कि दुकान वाला क्या करेगा, पहले बोलेगा नहीं ये सामान 5,000 का है। जैसे मैं अगर कुकर लेने जाऊं, मैं कुकर देख रहा हूँ, वो बोलेगा नहीं सर ये 5,000 का है, पर हम आपको डिस्काउंट करके आपको 3,000 में दे देंगे। तो आदमी के मन में वो नंबर 5,000 पहले एंकर हो जाएगा। वो एंकर होने की वजह से क्या होगा कि आदमी सोचेगा अरे यार 5,000 का है, 5,000 का है। फिर वो बाद बहुत देर बाद शॉपकीपर बोलेगा ठीक है सर आप परेशान मत होइए, आप हमको 3,000 ही दे दीजिए। तो उस बंदे के माइंड में क्या चलेगा कि भाई 5,000 का सिलेंडर मुझे 3,000 में मिल गया, और एक्चुअल में उसकी प्राइस जो होगी वो 2,000 2,500 के से ज्यादा भी नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं लोग। जैसे एक और इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जो बेसिकली हर जगह यूज होता है, कहीं पे भी जाओगे मॉल्स वगैरह में। तो जैसे अगर कोई 500 का सामान होगा तो क्या होता है, उसको 499 लिख देंगे। अब 499 लिखने से क्या होता है, जो फर्स्ट डिजिट होता है ना वो एंकर डिजिट होता है। एंकर डिजिट मतलब हमारा जो दिमाग है उसको एंकर कर लेता है। अब हम क्या सोचेंगे, हमारा दिमाग 500 पर नहीं जाएगा, हमारा दिमाग जाएगा 400 पे। तो 400 पे जाने की वजह से क्या होगा, हमारे दिमाग को लगेगा अरे 400 का ही है यार, थोड़ा सा बस 400 से ज्यादा है। बट थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, वो बस 500 से 1 रुपए ही कम है। ठीक है, ऑल्दो लोगों में अब इतनी अवेयरनेस है कि लोग इसको उतना नहीं मानते हैं, बट इनिशियली जब ये चीज आई थी मार्केट में, तब इसने बहुत ज्यादा, मतलब प्रोडक्शन काफी अच्छा दिया था। तो ये चीज एंकरिंग बायस होती है। एंकरिंग बायस मतलब कि कोई एक मेंटल रेफरेंस सेट कर दो, वो एक रेफरेंस पॉइंट अगर सेट हो गया तो फिर उसके अगेंस्ट पे मैनिपुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। फिर इमोशनल हाईजैकिंग। इमोशनल हाईजैकिंग से समझ सकते हो कि किसी का तुम्हारे प्रति, तुम्हारे इमोशनल के प्रति हाईजैक कर लेना, मतलब तुम्हारे इमोशन अब तुम्हारे कंट्रोल में ना होके उस सामने वाले इंडिविजुअल के कंट्रोल में आ जाए। तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है पता है, कि हम अपने डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकते। और उससे क्या होगा कि वो हमारे जब इमोशन को ट्रिगर करेगा, अगर उसने हमारे एंगर को ट्रिगर कर लिया तो हम लोग कैसे डिसीजन लेंगे, इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे। इम्पल्सिव मतलब कि एकदम से बिना सोचे समझे हुए डिसीजन ले लेंगे। जैसे कि अगर मान के चलो कि, इसीलिए तो बोलते हैं कि काम रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान को शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है ना तो उसको कंट्रोल करना बहुत इजी होता है, पर जो काम आदमी होता है ना उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका इमोशन पे अपने कंट्रोल है। बट जिसका अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं है ना, उसको क्या करना, क्या बोलते हैं उसको,
ट्रिगर करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अ, अगर किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, अगर किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है तो तुमको कुछ नहीं करना, बस जिस पॉइंट पे, जिस ट्रिगर पॉइंट पे उसको गुस्सा आ रहा है ना, उसको ट्रिगर कर दो और वो इम्पल्सिव डिसीजन ले लेगा, या तो वो मारपीट पे उतर जाएगा, फिर जो तुम उससे कराना चाहोगे ना बहुत इजीली कर लेगा। तो इससे क्या होता है, या कोई अगर दुखी है, ठीक है, तुमको पता है उसके पीछे का रीजन कि वो दुखी क्यों है, और तुम अगर उसको ट्रिगर कर ले गए तो तुम उसके इमोशन पे कंट्रोल पालोगे। ठीक है, तो ये होता है इमोशन हाईजैकिंग, इसको बोलते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। फिर इंफॉर्मेशन सैचुरेशन, ये जो वर्ड है ना सैचुरेशन, इसका मतलब होता है कि एकदम भर जाना, ओवरफ्लो करने लगा, बस ओवरफ्लो की कगार पे, मतलब कि सैचुरेट हो गया, अब वो पूरा भर चुका है, इससे ऊपर अब वो नहीं ले सकता है। तो इंफॉर्मेशन सैचुरेशन में क्या होता है ना, कि पब्लिक को इतने सारे टाइप की अलग अलग इंफॉर्मेशन एक साथ ही भेज दी जाती है कि पब्लिक खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि साला इंफॉर्मेशन सही है कौन सा इसमें से, ये वाला सही है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। अब पब्लिक जब उसी में कंफ्यूज हो जाएगी, फिर क्या करेंगे वो लोग, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपना फॉल्स नैरेटिव फिर भेजेंगे क्लियर करते हुए कि नहीं ये है सही न्यूज़। फिर लोग क्या करेंगे, 50 जगह देखने से अच्छा बोलेंगे अच्छा ये सही न्यूज़ है, हाँ फिर ठीक है उसी को मान लेंगे। बट एक्चुअली में वो फॉल्स नैरेटिव था। पहले क्या किया गया, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, फिर उसी कंफ्यूजन का फायदा उठा के अपना नैरेटिव थोप दिया गया। तो ये होता है क्या, इंफॉर्मेशन सैचुरेशन का यूज। देखो, फ्लडिंग द पब्लिक विद एक्सेसिव नॉइज। एक्सेसिव नॉइज मतलब कि टू इंड्यूस द कंफ्यूजन एंड एपैथी। अब नॉइज किस फॉर्म में हो सकता है, नॉइज जरूरी थोड़े कि लाउड स्पीकर या उनसे निकल रहा वही नॉइज हो। नॉइज जैसे इन्फॉर्मेशन का भी नॉइज, मतलब कि अन इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नॉइज ही होती है, उसका कोई काम नहीं होता, तो वो जो चीज़ हमारे काम की नहीं वो नॉइज होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन का सरप्लस है, अगर बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो भी नॉइज की कैटेगरी में ही आएगी। अब आगे देखते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है टारगेट ऑडियंस प्रोफाइलिंग। ठीक है, टारगेट ऑडियंस प्रोफाइलिंग क्या होता है, बात समझना कि किसी को टारगेट, किसी एक पर्टिकुलर ऑडियंस को हम क्या करें, टारगेट करें किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के ऑडियंस। जैसे यूथ है, यूथ एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है, जैसे यूथ के साथ साथ बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बट यूथ जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है। या अगर हिंदू, हिंदू क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है, मुस्लिम्स एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है, या अगर जैसे कास्ट में आता है तो SC ST जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है। तो क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रोफाइल को टारगेट करके उनके ऊपर कोई एक नैरेटिव सेट करना, उसको बोलते हैं टारगेट ऑडियंस प्रोफाइलिंग, अपनी ऑडियंस को टारगेट करना। ठीक है, जैसे जो एड्स होते हैं, ठीक है, एड्स भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करें। जिसमें अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई एक खिलौने का है तो उसमें बच्चे को टारगेट करेंगे, किसी जूते का है तो उसमें पर्टिकुलरली मेल को टारगेट करेंगे, किसी अगर फेयरनेस क्रीम का है या किसी मेकअप या कॉस्मेटिक आइटम है तो उसमें वुमेन को टारगेट करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं टारगेट ऑडियंस प्रोफाइलिंग। अब आगे देखते हैं ये कैसे किया जाता है। द प्रोफाइलिंग फोकसेस मैसेजिंग, मैसेजिंग मतलब वही कि अपने अपनी बात उस ऑडियंस तक पहुंचाना। तो प्रोफाइलिंग फोकसेस मैसेजिंग फॉर बेटर इम्पैक्ट बाय टेलरिंग इट टू स्पेसिफिक ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। मतलब कि उस स्पेसिफिक ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जैसे बच्चों को खेलना पसंद है तो उनके लिए खिलौने का, औरतों को मेकअप पसंद है तो उनके लिए कॉस्मेटिक्स का, उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, उस एक पर्टिकुलर बिहेवियर को टारगेट करके अपने मैसेज को टेलर करके, टेलर मतलब कि बना के और फिर उनके पास प्रोड्यूस किया जाए, तो वो होती है टारगेट ऑडियंस प्रोफाइलिंग। अब इसको किया कैसे जाता है, जैसे ये दो तरीके में होती है। जैसे डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक ये सरफेस लेवल पे होती है। डेमोग्राफी क्या होता है यार, डेमोग्राफी हर कंट्री की अलग अलग होती है। जैसे डेमोग्राफिक मतलब कि अगर मैं इंडिया की डेमोग्राफिक डिवीजन बताऊँ तो इंडिया में मुस्लिम ज़्यादा है, फिर सॉरी हिंदू ज़्यादा है, फिर मुस्लिम्स आते हैं, फिर क्रिश्चियन और वगैरह वगैरह जो क्या बोलते हैं अदर कम्युनिटी हैं वो आती हैं। तो वो लोग फोकस करते हैं कि हु आर दे, इसका फोकस होता है कि वो कौन है, वो हिंदू है, मुस्लिम है या क्या है, वो कौन सी कम्युनिटी है पर्टिकुलर। फिर उनका डेटा पॉइंट निकाला जाता है कि किस एज के उसमें ज़्यादा हैं, किस जेंडर के ज़्यादा हैं, उनकी इनकम क्या है, लोकेशन क्या है, इनकी एजुकेशन पर्टिकुलर क्या है। ठीक है, उस हिसाब से अपने मैसेज को टेलर किया जाता है, उस हिसाब से अपने मैसेज को बनाया जाता है। अगर कोई अमीर आदमी है तो उसके लिए वैसा ही कंटेंट बनाया जाएगा, कोई गरीब आदमी है उसके लिए वैसा ही कंटेंट बनाया बनाया जाएगा कि वो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस हो उस चीज़ से। फिर यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उनकी क्या यूज़ है, वो क्या ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फिर इसमें क्या बताया गया कि ब्रॉड टारगेटिंग एंड बेसिक सेगमेंटेशन, मतलब कि कैसे हम लोग ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हैं, उसकी सेगमेंटेशन कैसे, मतलब उसको कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं कि ये चीज़ बच्चों के लिए, ये चीज़ मेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए। तो वो भी इसमें आता है कि ये डेमोग्राफिक्स का यूज़ है। फिर जैसे यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि सरफेस लेवल पे जो है वो डेमोग्राफिक्स है, बट अगर हम डीप जाएंगे
तो वो हो जाता है साइकोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक्स में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं व्हाट दे एक्ट, हम बेसिकली उनके इनर मोटिवेशंस को पढ़ते हैं, उनकी वैल्यूज को पढ़ते हैं, उनके बिलीव्स को पढ़ते हैं, उनकी लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी को पढ़ते हैं, पर्सनालिटी टाइप्स को पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, हमको मदद करता है और अच्छे से डीप रूट लेवल पे टारगेट करने में। अब जैसे बायजूस है, बायजूस क्या करता है था कि बच्चों में अपने कंटेंट को अगर उसको शेयर करना हो तो वो क्या करेगा कि बच्चों से क्वेश्चंस पूछेगा, बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, बच्चों को अपने डेमो लेक्चर्स देगा, और उससे क्या है कि उसको पता रहेगा कि कौन सा बच्चा किस पॉइंट पे वीक है। फिर वहां पे वो लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अपने टारगेट को सेल करते थे। और जैसे एग्जांपल्स अगर हम लें, और एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो जैसे कि कोई भी एक क्या बोलते हैं कम्युनिटी है, अगर उस कम्युनिटी को पर्टिकुलरली टारगेट करना है, ठीक है, जैसे भाई मैं वो ब्रिटिशर्स का एग्जांपल लूंगा कि ब्रिटिशर्स जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाते थे, उनको एक चीज पता था कि इंडिया में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं, बट स्टिल लोगों में यूनिटी थी उस वक्त। बट उन्होंने किसका फायदा उठाया, कल्चरल डिफरेंसेस का, और उन्हीं डिफरेंसेस को ट्रिगर किया और फिर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई छिड़ाई, लड़ाई छिड़वाई, और फिर हमारा कंट्री का क्या किया, उन्होंने पार्टीशन किया। तो ये क्या था, उन्होंने पॉइंट्स देखे, उनको उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स को देखा, उन्होंने डिफरेंसेस को देखा, उन्होंने इंटरनल वैल्यूज और मोटिवेशन को देखा, उनके पर्सनैलिटी को देखा, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लगाया। फिर यूटिलिटी मतलब इसके क्या यूजेस हैं, जैसे क्राफ्टिंग हाईली पर्सनलाइज्ड एंड इमोशनली रेजोनेंट मैसेजेस। भाई एक बात बताओ, अगर तुमको किसी का वीक पॉइंट पता है तो तुम उसी वीक पॉइंट को पर्टिकुलर टारगेट करते हुए एक इमोशनली रेजोनेंट मैसेज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो सीधा इमोशनली टारगेट करे, पर्सनली टारगेट करे। तो ये होता है साइकोग्राफिक्स। और डेमोग्राफिक्स जो सरफेस लेवल पे कि ठीक है उसमें ज़्यादा डीप टारगेटिंग नहीं होती है, पर अगर डीप टारगेटिंग करनी है तो हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, साइकोग्राफिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे अपने डिफेंस की, कि हम लोग अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम देखेंगे तो द डिफेंस, अब हम अपने आप को बचाएंगे कैसे वो पढ़ेंगे। वाई एथिक्स इज मैटर, एथिक मैटर्स इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। भाई देखो, अगर तुम्हारे अंदर एथिक्स है इंफॉर्मेशन को लेके, तो हम लोग उतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनेंगे। जैसे वो जब पैनिक क्रिएट किया गया सिलेंडर को लेके, तो उस वक्त क्या था कि जिन लोगों में अवेयरनेस थी इस चीज को लेके वो पैनिक नहीं किए, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, कंप्लेन नंबर उनको पता था, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो उन्होंने कंप्लेन करके अपना सिलेंडर घर पे मंगवा लिया। ठीक है, बट हुआ क्या, जिनको नॉलेज नहीं थी वो लोग उस ट्रैप में फंसे, उन्होंने ब्लैक में खरीदा, अपने एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने वेस्ट कर दिए, अपना जो रिसोर्स था उन्होंने उसको वेस्ट कर दिया। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले प्रोटेक्ट द ट्रुथ, मतलब कि जो फेक नैरेटिव्स फैल रहा है ना, उसको अपने आसपास डिस्करेज करो, मतलब लोगों को बताओ कि ये फेक है, या अपने जैसे ग्रुप पे अगर किसी का फेक सर्कुलेशन हो रहा है व्हाट्सएप पे, जानते हो कि बहुत सारी चीजें फेक सर्कुलेट होती हैं, उसको बताओ, पर्टिकुलर उसको पॉइंट आउट करो कि नहीं ये चीज फेक है। ठीक है, जैसे आज भी जो लोग नहीं ज्यादा मोबाइल वगैरह चलाए हैं, एआई वगैरह का यूज किए हैं, जैसे मेरे पापा हैं, मैं अपने पापा का एग्जांपल लेता हूँ, वो क्या है कि जब वो एआई जनरेटेड वीडियो देखते हैं ना कभी कभी, तो कैच नहीं कर पाते कि ये एआई से बनाया हुआ है या ये रियल वीडियो है। फिर वो जो हमको दिखाते तो हम बताते हैं कि यार ये तो एआई है। ठीक है, क्योंकि हमको वो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, बट जिनको नहीं है उनके अंदर वो अवेयरनेस हमको डेवलप करवानी पड़ेगी, अपने आसपास के लोगों को अवेयरनेस दिलानी पड़ेगी। ठीक है, फिर प्रिवेंट वायलेंस। अच्छा, प्रिवेंट वायलेंस का मतलब क्या है कि अपनी हेट स्पीच को कंट्रोल में रखना। बेसिकली ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसी बात कह दें जिससे हेट स्पीच फैले, या ऐसी कोई बात हो जिससे किसी के भी आस्था को या किसी के भी मन को ठेस पहुंचे। ठीक है, कि बाद में वो चीज नुकसानदायक बन जाए किसी भी के लिए भी। अब आगे बात करें तो हम बात करेंगे प्रिजर्व डेमोक्रेसी, मतलब कि हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, अपनी फ्री स्पीच को यूज करने का मौका दिया जाए। जैसे अगर वही सरबजीत वाला केस मैं ले लूं जिसमें उस बंदे को दिल्ली का दरिंदा घोषित किया था, ठीक है, इवन सीएम तक ने ट्वीट कर दिया था विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट दैट वेदर दिस मैन इज ट्रू और नॉट। तो तुम समझ, सीएम उस वक्त अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था। तो ये चीज अब तुम समझ सकते हो कि कितनी हार्मफुल हो सकती है अगर किसी के मन में फेक नैरेटिव घुस जाए तो। एक और एग्जांपल हुआ था अभी मेरे को याद आया, वो केरला में, जैसे उस लड़की ने जानबूझ के वो नैरेटिव फैलाया कि इस आदमी ने मुझे छेड़ा है, और अल्टीमेटली क्या किया, उस आदमी ने सुसाइड कर लिया, है ना। बट उससे हुआ क्या,
आदमी बेचारा चला गया, है ना? तो ये फेक नैरेटिव कितना डेंजरस हो सकता है, आप लोग समझ ही सकते हो। तो हमको अपनी फ्री स्पीच को बचा के रखना है, ठीक है? जैसे अगर उसको मौका दिया जाता सरबजीत को कि ठीक है तुम अपना पॉइंट प्रूव करो, उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे दोनों साइड की स्टोरी सुन के, तो शायद ये मैटर इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं हाईलाइट नहीं होता। बट क्योंकि उसको मौका ही नहीं दिया गया, बाद में कोर्ट में गया वो, कोर्ट में उसको मौका मिला, तब उसने अपने आप को प्रूफ किया है अपनी इनोसेंस को, तब जाके सोचो कि उसको क्या मिला, उसको उसको जस्टिस मिला। बट वही बात है, अ जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड, मतलब कि अगर कोई जस्टिस है वो डिले हुआ है तो वो जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है? ये एक बहुत फेमस कोट है, लॉ के फील्ड में यूज होता है। आगे, मेंटेन ट्रस्ट मतलब कि अपने जो क्या बोलते हैं प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई मैसेज है, ठीक है, वो खराब है, या अगर कोई एक जाना माना तुम्हारी गवर्नमेंट अगर कोई मैसेज भेज रही है कि नहीं ये मैसेज सही है, तो अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट रखो, ठीक है? ऑल्दो काम भी गवर्नमेंट वैसे करे, जैसे मीडिया है, अब मीडिया पे लोगों को इतनी जल्दी अब भरोसा होता ही नहीं, क्योंकि पहले भी वो लोग ऐसे काम कर चुके हैं जिनमें क्या बोलते हैं उन्होंने फेक नैरेटिव्स फैलाए होंगे। तो लोगों को क्या है, भरोसा ट्रस्ट बना रहना बहुत जरूरी है। मीडिया इसीलिए उसको बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है? क्योंकि वो बहुत जरूरी पिलर है, वही लोगों के मन में नैरेटिव सेट करता है। तो इसीलिए हमको अपने मीडिया पे ट्रस्ट होना चाहिए, और मीडिया भी क्रेडिबल न्यूज़ फैलाए ये उसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर रिस्पेक्ट प्राइवेसी, मतलब किसी की भी डेटा, किसी का भी पर्सनल चीज, कोई भी पर्सनल डेटा मिसयूज ना करो, उसको शेयर ना करो। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म में ही आता है कि फिर उससे क्या है कि फेक नैरेटिव्स नहीं फैलते हैं, या किसी भी पर्सन की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच नहीं होती है। आगे, एंश्योर फेयर टैक्स। तो ये गाइडलाइंस होती हैं जो एल्गोरिदम्स को दिया जाता है कि भाई एल्गोरिदम भी रेशियल बायसेस ना करे, ठीक है? तो उस चीज को वो रोक सके और उनमें डिफरेंशिएट कर सके कि ये बॉट ने किया है, ये फेक नैरेटिव ये बॉट्स फैला रहे हैं, या एक्चुअली में लोग लोग फैला रहे हैं। तो क्या है, इसके अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ता है, एक फेयर टेक के लिए वो गाइडलाइंस जारी करनी पड़ती हैं। जैसे गवर्नमेंट का आईटी एक्ट है, ठीक है, तो वैसे ही क्या होती है फेयर टेक्स निकाले जाते हैं कि लोगों में टेक्नोलॉजी को लेके फेयर यूज बना रहे। अब आगे बात करते हैं द एथिकल कंपास, ठीक है? एथिकल कंपास क्या होता है, मैं बताता हूँ। इसमें क्या दिए हुए हैं, 6 रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें मतलब बताया गया है कि ऐसे कौन से 6 रूल हैं जिनको फॉलो करके हम अपने आइडियोलॉजी को बचा सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे पहला, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि ऑलवेज वेरीफाई द इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग, मतलब बिफोर शेयरिंग उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करो कि वो कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्या वो सही है या गलत है, ठीक है? फिर ट्रांसपेरेंसी, बी ओपन अबाउट द सोर्स, मतलब अगर तुम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो उसमें सोर्स मेंशन करो कि हाँ ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये क्रेडिबल न्यूज़ है। ऐसे भी कहीं की भी इन्फॉर्मेशन मत शेयर करो। फिर नॉन हार्म, मतलब ऐसे मैसेजेस शेयर करो जो भाई किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो, किसी की आइडियोलॉजी को ठेस ना पहुंचे, ठीक है? तो हमको ध्यान रखना है कि हम लोग पीसफुल मैसेजेस को ही प्रमोट करें। फिर आगे, फेयरनेस। फेयरनेस मतलब कि हर किसी को एक बैलेंस्ड व्यूज रखने चाहिए विदाउट एनी बायस, मतलब कि किसी भी पार्टी की तरफ या किसी भी इंडिविजुअल की तरफ या किसी भी एक नैरेटिव की तरफ अपना बायसनेस नहीं होना चाहिए। एक फेयर क्या बोलते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में अपना एक फेयर पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फिर मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। आगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि अकाउंटेबिलिटी लेना, कि अगर तुमने कुछ चीज शेयर किया है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके लिए भी तुमको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना पड़ेगा, कि अगर तुमने कुछ किया और उसकी वजह से कोई एक हार्म हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है। इसीलिए क्या होता है कि अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो हम उन्हीं मैसेजेस को शेयर करेंगे जो रिलेवेंट हैं और जो काम किए हैं। अब लास्ट आगे देखते हैं, प्राइवेसी रिस्पेक्ट। प्राइवेसी रिस्पेक्ट मतलब कि किसी की भी सेंसिटिव डेटा को, प्राइवेट डेटा को हम लोग ना शेयर करें विदाउट हिज और हर कंसेंट, ठीक है? अब आगे बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी इकोसिस्टम की। रेस्पॉन्सिबिलिटी इकोसिस्टम क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एक सिस्टम को, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको मैनेजमेंट करने की। तो वो क्या कर सकती है, स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉज ला सकती है। जैसे हमारे में है साइबर सिक्योरिटी लॉ, और उन लॉ के तहत क्या होता है कि पेनलाइज कर सकते हैं हम उन लोगों को जो उस उसको फॉलो ना करें, किसी भी प्राइवेसी को ब्रीच करें, या कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, या कोई भी ऐसा काम करे जिससे हेट स्पीच फैले।
तो उन लोगों को पेनलाइज किया जा सकता है। फिर टेक प्लेटफॉर्म्स के भी अपने सर्टेन गाइडलाइंस होती है, अपने एल्गोरिदम्स होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब अगर हेट स्पीच फैल रहा होगा तो उस वीडियो को डाउन कर देगा, ठीक है। फिर सिटीजन्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इन सब मैनर्स में। जैसे हम हैं, अगर हम फेक न्यूज़ ना सर्कुलेट करें तो वो चीज़ सर्कुलेट नहीं होगी। अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है हर चीज़ की, तो हम लोग अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, और वी विल थिंक बिफोर शेयरिंग एंड वेरीफाइंग द फैक्ट फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज एंड रिपोर्ट द हार्मफुल एंड फेक कंटेंट। मतलब हम जो हार्मफुल है या जो फेक कंटेंट है उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आगे मीडिया एंड जर्नलिस्ट, मैंने बताया ही था कि भाई मीडिया फोर्थ पिलर है, और मीडिया ही लोगों के अंदर नैरेटिव सेट करता है। तो मीडिया को तो खासकर ये चीज बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको विदाउट वेरिफिकेशन वो लोग सर्कुलेट ना करें। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब नॉलेज चेक है, इसमें वही बेसिकली ऊपर जो हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो जैसे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडियंस प्रोफाइलिंग, जो तो उसका यही एक फोकस होता है कि जो बेटर मैसेजिंग हम लोग बेटर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, और अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको टेलर करके अच्छे से उस ग्रुप जो ऑडियंस है उसकी आइडेंटिटी को पहचान के उसको पर्टिकुलरली टारगेट कर सकें। फिर इन टारगेटिंग विच टर्म इज यूज्ड फॉर शेयर्ड वैल्यूज इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। ये कब यूज होता है भाई, एक मुझे बात बताओ, शेयर्ड वैल्यूज इंटरेस्ट ओपिनियन, ये अगर तुमको मालूम है तो टारगेटिंग में ये कहाँ आता है? डेमोग्राफिक्स में नहीं आता है, वो आता है साइकोग्राफिक्स में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि डेमोग्राफिक्स तो ऊपर ऊपर की चीज थी, बट साइकोग्राफिक्स होता है वो उससे बियॉन्ड जाके भी मोटिवेशन, आइडियोलॉजीज और उनकी बिलीव्स के ऊपर टारगेट करता है, ठीक है। आगे देखो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, इन पे क्वेश्चन क्या आते हैं कि विच साइकोलॉजिकल टैक्टिक इज यूज टू मेक पीपल क्वेश्चन देयर ओन रियलिटी एंड बिलीफ। मतलब उन वो खुद पे डाउट करने लगे, वैसी कौन सी साइकोलॉजिकल टैक्टिक है, उसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। ऐसे क्या होगा, तीन चार साइकोलॉजिकल टैक्टिक तुमको ऑप्शन में दे देगा और सही वाला तुमको ये टिक करना पड़ेगा। फिर व्हाट इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो फॉल्स फ्लैग जैसे मैंने बताया था कि एनिमी को ट्रिक करना बाय फेकिंग और आइडेंटिटी, मतलब कि उस आइडेंटिटी को फेक करके और उसके अगेंस्ट अपने एक्शंस को, अपने रिटेलिएशन को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, टू जस्टिफाई द रिटेलिएशन और टू मिसलीड द पब्लिक। अब आगे देखते हैं मीडिया मैनिपुलेशन, मतलब मीडिया को कैसे मैनिपुलेट करना है, मीडिया कैसे मैनिपुलेट करती है। तो फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है? फ्रेमिंग मतलब कुछ भी बनाना। तो यहाँ पे नैरेटिव फ्रेमिंग की बात हो रही है। तो फ्रेमिंग इफेक्ट मींस कि प्रेजेंटिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज टू इन्फ्लुएंस द परसेप्शन। मतलब कि एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से क्या करना, प्रेजेंट करना, टू गेन कंट्रोल ओवर पीपल एंड हाउ दे इंटरप्रेट द फैक्ट्स। फिर व्हाट इज एजेंडा एंड व्हाट इज एजेंडा सेटिंग इन मीडिया साइकोलॉजी। मतलब एजेंडा सेटिंग क्या होता है? एजेंडा मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को फोकस करना। तो मीडिया डजेंट एक्सप्लिसिटली टेल us what to think, but it dictate which issue we focus by giving them disproportionate coverage। डिसप्रोपोर्शनेट कवरेज दे के वो एजेंडा सेट करती है। जैसे अगर इस इशू को प्रॉपरली रेज किया जाए कि भाई प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा फीस अब बढ़ती जा रही है हर क्लासेस में, तो वो ना कवर करके वो लोग कुछ आलतू फालतू ही कवर कर रहे होंगे कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, या यहाँ पे, चलो बाढ़ तो एक जेन्युइन चीज है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया या वहां पे कुछ ऐसा हो गया, मतलब उल्टी सीधी चीजें कवर करना फॉर जस्ट फॉर टीआरपी, है ना। इसीलिए तो इंडियन मीडिया की रैंक भी बहुत लो है। रियल जो इशू है उसको कवर करेंगे तो गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठेगा, लोग गवर्नमेंट से फिर क्वेश्चन करेंगे। अब मीडिया ही रियल इश्यूज को नहीं प्रोजेक्ट करेगी कि यार यहाँ पे सड़कें खराब है, यहाँ पे लाइट नहीं आती है, यहाँ पे स्कूल्स की हालत खराब है, तो ना लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर लोगों को पता ही नहीं है कि बाहर, लोगों को वैसे मालूम है बट स्टिल कैसे क्वेश्चन करें? कोई एक मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, मीडिया सवाल कर सकती है गवर्नमेंट से, बट इंडिविजुअली अगर करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो यहाँ पे मीडिया एक फोर्थ पिलर की तरह काम करती है, मीडिया ही एजेंडा सेट करती है। फिर कॉग्निटिव इफेक्ट मतलब कि कैसे हम सोचते हैं उसके ऊपर। तो व्हाट साइकोलॉजिकल इफेक्ट डज फियर बेस्ड मीडिया क्रिएट ओवर टाइम। भाई फियर बेस्ड मीडिया कैसा करेगी? डिसेंसिटाइजेशन, मतलब कि जो कांस्टेंट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है वायलेंट का। अब मान के चलो कि ये तुम्हारे फीड में सिर्फ वायलेंस ही वायलेंस आया जा रहा है, तो तुम्हारे लिए लोगों के प्रति ना एक टाइम के बाद, आने के बाद एम्पैथी कम होने लग जाएगी, तुम भी वायलेंस को क्या करोगे, अडेप्ट करने लग जाओगे। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि फियर बेस्ड मीडिया ऐसे ही ओवर टाइम मतलब कि लंबे पीरियड ऑफ अंतराल के बाद अपने वो सेट करती है, ठीक है। उसके बाद सीकिंग आउट न्यूज दैट ओनली सपोर्ट्स योर एग्जिस्टिंग व्यूज एज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर। वही बात है कि
सिलेक्टिव चीज़ें तुमको दिखाई जाएँ, उसमें इस क्वेश्चन में वही बताया गया है कि ऐसी कैसी चीज़ें जो एग्जिस्टिंग व्यूज़ हैं उसको एग्ज़ाम क्या बोलते हैं, सीकिंग आउट द न्यूज़ दैट ओनली सपोर्ट्स योर एग्जिस्टिंग व्यूज़ इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मतलब जो सिर्फ़ तुम्हारे व्यूज़ को सिलेक्ट करके वो चीज़ बनाई गई हो, उन न्यूज़ को सीक आउट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव एक्सपोज़र, ठीक है? वही बात हो गई जो मैंने ऊपर समझाई थी। फिर अब यार ये आगे पढ़ लेना, एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी, अच्छा चलो 2 ही स्लाइड बची हुई है। तो फिर नॉलेज चेक 5 में क्या बताया गया है? अप्लाइड प्रिंसिपल। अप्लाइड प्रिंसिपल क्या है कि व्हिच प्रिंसिपल एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटीज इन एडवर्टाइजमेंट्स। वहाँ पे क्या होता है? उसमें सोशल प्रूफ किया जाता है। सोशल प्रूफ मतलब कि अथॉरिटी और जिसका ट्रस्ट है उसको ट्रांसफर किया जाता है। जैसे व्यूअर्स आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट मैसेजेस एंडोर्स्ड बाय सेलिब्रिटीज, मतलब जो सेलिब्रिटी है कोई अगर उसका वो प्रमोशन कर रहे होंगे तो लोगों को उन पे ज़्यादा भरोसा होगा, क्योंकि लोग उनको देखते हैं, उनकी लाइफ में उनके बारे में जानते हैं वो लोग। जैसे मूवीज़ हैं, मूवीज़ नैरेटिव सेट करती हैं, ठीक है? और उसी मूवीज़ में जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो अगर वही बंदा जो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा था, अगर कल को आके वो कोई एक चीज़ को प्रमोट करेगा तो लोग ज़्यादा उस पे बिलीव करेंगे कि नहीं यार हो सकता है अगर ये कर रहा है तो वो चीज़ सही है ना? फिर व्हाट कॉजेज इंडिविजुअल टू अलाइन विद द पॉपुलर ट्रेंड इवन इफ दे प्राइवेटली डिसएग्री, मतलब कि ये वही बात हो गई कि अगर हम लोग प्राइवेटली भी डिसएग्री करते हैं कि नहीं यार वेस्टर्न क्लोथ्स खराब हैं, बट स्टिल हम उनको वियर करते हैं, है ना? वो उसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है? तो ये चीज़ याद कर लेना। ये वैसे मुझे तो नहीं लग रहा आएगा, बट स्टिल अगर आ गया तो इसको याद रखना कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा इफेक्ट है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो पॉपुलर ट्रेंड्स को भी क्या करते हैं, डिसएग्री करते हैं, बट स्टिल अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब सिंथेसाइज अचीविंग अ डिजिटल इम्यूनिटी। डिजिटल इम्यूनिटी कैसे कर सकते हैं? भाई रिकॉग्नाइज करो थ्रेट को कि थ्रेट है क्या एक्चुअली में, उसको जानो, ठीक है? अपने टारगेट्स को उनके टारगेट्स को अंडरस्टैंड करो कि वो लोग किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तुम्हारे कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर अपना एथिकल कंपास जो मैंने ऊपर पढ़ाया था उसको अप्लाई करो और एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनो, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अगेंस्ट में क्या करो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो। कॉल टू एक्शन, थिंक बिफोर शेयरिंग, वेरीफाई द फैक्ट्स, रिस्पेक्ट लोगो मतलब प्राइवेसी, और डिजिटल बैटलफील्ड इज शेप्ड बाय एवरीडे चॉइसेस। भाई ये हमारे चॉइसेस से ही डिजिटल बैटलफील्ड वो लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको एज अ सिटीजन अवेयर रहना पड़ेगा, एज अ सिटीजन जागरूक रहना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस वाज ऑल। ये जो चैप्टर में हमने पढ़ा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे काम करता है, क्या है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्या है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो इसमें यही था। तो आई होप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। जय हिंद, दिस वाज ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग।